13th lecture of the geography series in 30 days CAPF crash course. Big dream finds its way, even the God's kingdom help you to achieve it. देखिए ये जो लेक्चर है हमारा इट इज़ इन द कंटिन्यूएशन विद द लास्ट लेक्चर. इसमें हम रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स को कवर करेंगे एटमॉस्फेरिक फेनोमेनन. सो लेट अस प्रोसीड. जो लेक्चर है ये कंटिन्यूएशन है लास्ट लेक्चर का. जो टॉपिक्स जो पिछले लेक्चर में छूट गए थे एटमॉस्फेयर टॉपिक से उसको हम कवर करेंगे. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, देखिए आप याद रखिए. सेलेशियल बॉडीज़, जो भी नेचुरल बॉडी जो आउटसाइड अर्थ एटमॉस्फेयर उसको हम सेलेशियल बॉडीज़ बोलते हैं. एस्टेरॉइड जो होता है, आप इसको में वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको याद रखेंगे कि स्मॉल रॉकी बॉडी जो कि फाउंड इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. नेक्स्ट इज ज्वार प्लैनेट. देखिए प्लैनेट आइडेंटिफाई करने का 3 क्राइटेरिया है. वो अगर वो कोई भी अगर सेलेशियल बॉडीज़ अगर 3 क्राइटेरिया फुलफिल कर जाए तो हम उसको प्लैनेट बोलते हैं. पहला कि इट शुड ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. दूसरा इज इट शुड हैव इनफ ग्रेविटी टू पुल इट्स ओन मास ताकि वो राउंड शेप मेंटेन कर सके. और तीसरा जो है हैज़ क्लियर्ड इट्स ऑर्बिट ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स. ये 3 पॉइंट आप वेरी इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखेंगे. कि ड्वार्फ प्लैनेट का डेफिनेशन हम देखते हैं. वो हेवनली बॉडीज़ तो होते हैं लेकिन दे आर टू स्मॉल टू बी कंसिडर्ड अ प्लैनेट बट टू लार्ज टू फॉल अंडर स्मॉलर कैटेगरीज. तो इसी डेफिनेशन के हिसाब से प्लूटो जो था पहले हमारा 9th प्लैनेट हुआ करता था बट नाउ इट इज़ कंसिडर्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कॉमेट. देखिए कोई भी सेलेशियल ऑब्जेक्ट जो कंसिस्ट करता है न्यूक्लियस ऑफ आइस एंड डस्ट और उसका टेल ऑफ गैस है और दैट डस्ट पार्टिकल पॉइंट्स अवे फ्रॉम द सन, उसको हम कॉमेट बोलते हैं. नेक्स्ट इज मीटियोर. देखिए जो एस्टेरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते आते ही बर्न हो जाते हैं दैट दे आर कॉल्ड कॉमनली नोन एज मीटियोर्स. मीटियोर्स को हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं. अगर देखिए वही मीटियोर अगर सर्वाइव करते हुए थ्रू द एटमॉस्फेयर और हमारे अर्थ के सरफेस पे लैंड कर जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड द मीटियोराइट. तो आप इसको ध्यान रखेंगे. मीटियोर्स जो बर्न हो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही उसको हम मीटियोर्स बोलते हैं. और जब हमारे सरफेस तक पहुंच जाता है एस्टेरॉइड उसको हम मीटियोराइट बोलते हैं. देखिए नेक्स्ट इज जियोलॉजिकल टाइम स्केल. देखिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आपको एक इवेंट आपको याद रखना है कि जो क्वाटरनरी पीरियड था जिसको हम सेनोजोइक पीरियड में इंक्लूड करते हैं. क्वाटरनरी पीरियड में यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस हुआ था. नेक्स्ट हम मूव करते हैं. नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट एल्बिडो. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. इसका मतलब है द अमाउंट ऑफ रेडिएशन दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, उसको हम एल्बिडो बोलते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट जो आप इसमें याद रखेंगे, हाईएस्ट एल्बिडो स्नो का होता है, उसके बाद क्लाउड, सैंड, ग्रास, क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट का. देखिए आपसे जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा वो डायरेक्ट एल्बिडो ना पूछ करके आपसे पूछ लेगा कि अरेंज द फॉलोइंग या फिर फॉलोइंग में से सबसे ज़्यादा एल्बिडो किसका है. एल्बिडो से आप बस इतना याद रखिए कॉन्सेप्ट की रेडिएशन अमाउंट ऑफ रेडिएशन दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड आफ्टर स्ट्राइकिंग दी अर्थ सरफेस. नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट और जो फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं. देखिए किसी भी प्लेस का टेम्परेचर जो है दैट इज़ इन्फ्लुएंस बाय सेवरल फैक्टर्स. हम उस फैक्टर्स को देख रहे हैं. वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको अंडरस्टैंडिंग वेरी कॉन्सेप्चुअल एंड इंपॉर्टेंट आप इसको अच्छे से समझिए. देखिए किसी भी प्लेस का लैटिट्यूड जो होता है उसके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके आसपास के टेम्परेचर में. देखिए अगर हम ट्रॉपिकल लैटिट्यूड की बात करें जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो वहाँ पे सन रेज का जो डायरेक्ट फॉल होता है तो इट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ दैट एरिया. सिमिलरली अगर पोलर एरियाज़ में अगर कोई पोलर एरियाज लैटिट्यूड में अगर कोई प्लेस है तो दैट विल हैविंग लेस हीट, दैट विल बी लेसर हीट देन ट्रॉपिक्स. तो लैटिट्यूड में ये इंपॉर्टेंस है. लैटिट्यूड डिटरमाइंस द टेम्परेचर ऑफ दैट एरिया. नेक्स्ट इज ऑल्टीट्यूड. लेकिन जनरली क्या होता है कि जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता है. और जो नॉर्मल जिस रेट से टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है उसको हम डिफ़ाइन करते हैं नॉर्मल लैप्स रेट से. इसको मैंने पहले भी आपको बताया था. ये जनरली इट इज़ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर. तो आप इसको ध्यान रखेंगे ऑल्टीट्यूड. नेक्स्ट इज़ कॉन्टिनेंटलिटी. देखिए ऑब्वियस है कि अगर लैंड जो है वो ज़्यादा हीट होता है जल्दी हीट होता है पानी से तो जो एरिया लैंड के पास में है ज़्यादा तो उसको वहाँ का टेम्परेचर जो है दैट विल बी मोर कंपेयर टू दोज एरियाज विच आर नियर द वाटर. नेक्स्ट इज ओशन करंट एंड एयर मास. देखिए जैसे लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का कॉन्सेप्ट है सिमिलरली अगर कोई एरिया एयर मास के कांटेक्ट में आता है तो दैट विल आल्सो बी इम्पैक्टेड. सिमिलरली ओशन करंट के इम्पैक्ट में आता है तो दैट विल आल्सो बी इम्पैक्टेड. जो देखिए एयर मास दो टाइप के होते हैं, हॉट एयर मास एंड कोल्ड एयर मास. जो एरिया हॉट एयर मास के इन्फ्लुएंस में आता है दैट विल एक्सपीरियंस हायर टेम्परेचर
एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली ओशन करंट के साथ भी है, जो वार्म ओशन करंट के इन्फ्लुएंस में आता है, दैट एरिया विल रिकॉर्ड हायर टेम्परेचर। इसका एग्जांपल आप देखिएगा अलास्का में, ऑफ रिमेनिंग इन वेरी फ्रोजन क्लाइमेट्स, वहाँ पे जब वार्म क्लाइमेट जब जाता है तो वहाँ उस पर्टिकुलर रीजन में थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वार्मर होता है। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्लोप, शेल्टर एंड एस्पेक्ट। देखिए जहाँ जो स्टीप स्लोप होता है वहाँ का एक्सपीरियंस टेम्परेचर चेंज में रैपिड होता है, तो आप इसको पढ़ लेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, टेम्परेचर इन्वर्जन। देखिए जनरली होता क्या है कि डे टाइम गर्मी होता है और रात में टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन हो जाता है, तो उनके ऊपर जो एयर होते हैं वो जनरली कोल्ड होते हैं एट नाइट टाइम्स। तो ये देखिए यहाँ पे हमने पहले बात किया कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, क्या सिचुएशन हो गई है कि ग्राउंड पे जो है टेम्परेचर वो कम है, ग्राउंड पे टेम्परेचर कम है, और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं रात में तो वहाँ का टेम्परेचर जो है वो अभी भी गर्म है, क्योंकि दैट इज़ नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोल्ड काम नाइट और कूल टेम्परेचर ऑफ द लैंड। देखिए लैंड का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जितना जल्दी वो हीट होता है उतना ही जल्दी वो कूल होता है। तो रात के टाइम में उसके जस्ट इमीडिएट ऊपर में जो एयर होता है वो कूल होता है। तो इस केस में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हम जनरल ट्रेंड होता है कि ऊपर जाने से टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। जनरल ट्रेंड के हिसाब से ऊपर जाने से टेम्परेचर डिक्रीज़ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा है केस कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो ग्राउंड के ऊपर टेम्परेचर ठंडा है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, वार्म हो रहा है। तो इस फेनोमेनन को हम टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। नेक्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी। देखिए जो प्लेसेस सिचुएटेड होते हैं नियर बाई सी के, वो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी एंड लैंड ब्रीज आ जाते हैं, एंड जो कि वहाँ का टेम्परेचर जो है मॉडरेट कर देता है। नेक्स्ट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल। ऑब्वियसली जो अमेजन फॉरेस्ट है तो वहाँ पे जो सनलाइट का जो है वो कट ऑफ हो जाएगा, तो वहाँ का टेम्परेचर ऑलरेडी कम होगा, क्योंकि वहाँ पे इनकमिंग इंसोलेशन है वो काफ़ी कम है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। देखिए मैंने आपको यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन समझा दिया, नॉर्मल लैप्स रेट के जस्ट ऑपोजिट होता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अब अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। टॉपिक है हमारा प्रेसिपिटेशन। बारिश होने को पूरे प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। एग्जाम व्यू पॉइंट से आपको जो याद रखना है कि रेनफॉल तब होता है जब ड्रॉप का साइज़ जो है दैट इज़ मोर देन 0.5 mm। विरगा है जब विरगा हम उसे बोलते हैं जो रेन ड्रॉप्स एवापोरेट हो जाते हैं पहले ही अर्थ में रीच करने से, दैट इज़ द टर्म इज़ कॉल्ड विरगा। नेक्स्ट इज ड्रिजल। इसका ड्रॉप साइज़ जो है वो लेस देन 0.5 होता है, ये बहुत ही लाइट रेनफॉल होता है। नेक्स्ट इज मिस्ट। एवापोरेशन जो है दैट अकर्स बिफोर रीचिंग द ग्राउंड लीडिंग टू फॉगी वेदर। स्नोफॉल तब होता है जब टेम्परेचर इज लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए नेक्स्ट इज स्लीट। देखिए मिक्सचर होता है स्नो और रेन का, पार्शियली मेल्टेड स्नो होते हैं। नेक्स्ट इज हेल। हेल इज राउंडेड पैलेट्स। हेल इज राउंडेड पैलेट्स एंड इसका साइज़ जो होता है 5 mm से 50 mm है। देखिए इसमें आपको ज़्यादा टेक्निकलिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी अगर क्वेश्चन बनाता है यहाँ से तो वो जनरली साइज़ ऑफ द रेन ड्रॉप्स के ऊपर बनाता है और टर्म्स दे करके पूछ देता है, जैसे विरगा इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस टाइप से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इज़ हमारा टाइप्स ऑफ रेनफॉल। देखिए 3 टाइप के रेनफॉल होते हैं। सबसे पहला है कन्वेक्शनल रेनफॉल जो है इट इज़ वेरी ट्रेडिशनल। इसमें सबसे पहले जो एयर का हीट होता है, उसके बाद द एयर ऑन गेटिंग हीट गेट्स लाइट एंड इट स्टार्ट्स राइजिंग। जैसे वो राइज करता है वो जैसे ही वो राइज करता है इट स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग एंड लूजेज हीट एंड कॉन्सिक्वेंटली हीट लूज़ करने के बाद कंडेंसेशन प्लेस होता है और फिर उसके बाद क्यूमुलस क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। विथ थंडर एंड लाइटनिंग हैवी रेनफॉल टेक्स प्लेस। नेक्स्ट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल और रिलीफ रेनफॉल। देखिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो एयर मास अक्रॉस द माउंटेन होते हैं दे आर फोर्स टू राइज एंड एज दे राइज दे पिकअप्स द मॉइस्चर फ्रॉम वन साइड, और जैसे ही वो माउंटेन के अदर साइड में वो जाते हैं तो फिर वहाँ पे रेनफॉल होता है। तो देखिए इसमें आपको इसमें 2 पॉइंट याद रखना है कि सबसे पहले तो ओरोग्राफिक रेनफॉल है, ये अक्रॉस द माउंटेन रेनफॉल से रिलेटेड है, और इसमें दूसरा पॉइंट है लीवर्ड साइड एंड विंडवर्ड साइड। देखिए विंडवर्ड साइड जो है दैट रिसीव्स द रेनफॉल एंड लीवर्ड साइड जहाँ से राइज होना शुरू हुआ था एयर का दैट इज कॉल्ड द लीवर्ड स्लोप्स। इसको हम शैडो रीजन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज साइक्लोनिक और फ्रंटल रेंज। देखिए फ्रंटल रेंज जो है इट इज़ कम्प्लीटली एसोसिएटेड विद द साइक्लोनिक एक्टिविटी। जब 2 एयर मासेस ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर जैसे कि कोल्ड एयर मास एंड वार्म एयर मास जब वो मीट करते हैं तो वहाँ पे टर्बुलेंट कंडीशंस प्रिवेल होता है, और जो वहाँ पे जो फ्रंट बनते हैं और फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन होता है, तो इसको हम फ्रंटल रेनफॉल बोलते हैं।
नेक्स्ट हमारा है पोलर वर्टेक्स। देखिए पोलर वर्टेक्स मैंने पहले भी लेक्चर्स में लिया था। एग्जाम व्यू पॉइंट्स आपको बस इतना याद रखना है कि पोलर वर्टेक्स जो है वो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जोन होता है अक्रॉस द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये जो रोटेट करता है इट इज काउंटर क्लॉकवाइज एट द नॉर्थ पोल एंड क्लॉकवाइज एट द साउथ पोल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर द डायरेक्शन एट नॉर्थ पोल दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज एट द साउथ पोल। एक और पॉइंट आप इसको याद रखेंगे कि ये जेट स्ट्रीम या पोलर जेट स्ट्रीम को और स्ट्रॉन्ग करता है। देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थंडरस्टॉर्म एंड टॉर्नाडोज। अब इसको समझिए। देखिए थंडरस्टॉर्म से आपको एक पॉइंट याद रखना है कि इट इज़ वेरी लेस फ्रीक्वेंट ऑन वाटर बॉडीज। जनरली ये लैंड पर आता है, वाटर बॉडीज़ में बहुत लेस फ्रीक्वेंट होता है। एंड थंडरस्टॉर्म जब मोस्टली अकर्स व्हेन टेम्परेचर इज़ हाई विथ थंडर एंड लाइटनिंग। देखिए थंडरस्टॉर्म जब सीवियर फॉर्म में आता है लाइक स्पाइरल विंड with great force with very great force, तो हम उसको टॉर्नाडो बोलते हैं। देखिए टॉर्नाडो में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि इसका जो सेंटर होता है थंडरस्टॉर्म का दैट इज हैविंग वेरी लो प्रेशर एट द सेंटर दैट कॉजेज द मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑन इट्स वे। टॉर्नाडोज जो सी पे बनते हैं उसको हम वाटर स्प्राउट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। दो जनरल ऑब्जर्वेशन है, हम इसे देख लेते हैं। हीट होने के बाद एयर जो है वो एक्सपैंड होता है और कूल होने के बाद एयर जो है वो कंप्रेस होता है और प्रेशर जो है हाइट के साथ डिक्रीज करता है। आप इसको जनरली आप इसको करेक्ट मान के चलेंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा फैक्टर दैट अफेक्ट्स द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन। द एयर इन मोशन इज नोन एज विंड। एक छोटा सा फैक्ट है। देखिए जब विंड जो है वो ब्लो करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर तो ये एक्सपीरियंस करता है तीन फोर्सेस को अलॉन्ग विद द ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहला है पीजीएफ दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को आप डेफिनेशन से याद रखेंगे। इट इज़ द रेट ऑफ चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। द हायर द प्रेशर पीजीएफ मोर विल बी द वेलोसिटी ऑफ विंड एंड लार्जर इज द डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए अगर किसी भी सरफेस से कुछ टकराता है तो वो फ्रिक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करता है। सिमिलर हैपेंस विद द विंड। विंड जैसे ही सरफेस के एक्सपीरियंस में आता है तो सरफेस के टच में आता है तो इट एक्सपीरियंसेस फ्रिक्शन एंड इट अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ द विंड। नेक्स्ट इज कोरियोलिस फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट रखेंगे। कोरियोलिस फोर्स जो है वो रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से होता है about its own axis and that affects the wind direction। आपको डायरेक्शन याद रखना है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो विंड जो डिफ्लेक्ट होते हैं कोरियोलिस फोर्स से दैट इज इन द राइट एंड जो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट जो सदर्न हेमिस्फेयर में डिफ्लेक्ट होते हैं दैट इज इन द लेफ्ट। कोरियोलिस फोर्स आप ध्यान रखेंगे कि रोटेशन के ऑफ द अर्थ की वजह से आता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो विंड का डिफ्लेक्शन है टुवर्ड्स द राइट होता है, सदर्न हेमिस्फेयर में टुवर्ड्स द लेफ्ट होता है। पॉइंट जो आपको एक कोरियोलिस फोर्स से याद रखना है कि इट इज़ मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इट इज़ एब्सेंट एट द इक्वेटर। पॉइंट आपको याद रखना है कि सिंस कोरियोलिस फोर्स जो है वो इक्वेटर पे एब्सेंट होता है तो इट ब्लोज परपेंडिकुलर टू द आइसोबार। देखिए आइसोबार क्या है? आइसोबार आर द लाइंस जॉइनिंग सेम प्रेशर ग्रेडियंट्स। देखिए कोरियोलिस फोर्स जो है वो विंड को डिफ्लेक्ट करने का काम करता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट की तरफ एंड सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट की तरफ। सिंस इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स 0 है तो यहाँ पे विंड को वो डिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है और विंड जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पीजीएफ एंड फ्रिक्शनल फोर्स इट ब्लोज पैरेलल टू दी इट ब्लोज परपेंडिकुलर टू दी आइसोबार्स। आई नो आपके लिए ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग टेक्निकल हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं है बट बेयर विथ मी आई हैव टू कवर अ लॉट। बस आप एग्जाम व्यू पॉइंट से अब बस इतना याद रखिए कि इक्वेटर के पास वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स 0 होता है। इस वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है होते हैं वो इक्वेटर पे ओरिजिनेट नहीं कर पाते हैं। एक नोट आप याद रखेंगे इस टॉपिक से कि ओवर लो प्रेशर एरिया विल कन्वर्ज एंड राइज एंड एट हाई प्रेशर एरिया विल सबसाइड फ्रॉम अबव एंड डाइवर्ज एट द surface. Since the lecture is going long, so I'll be covering from general circulation of the atmosphere in the next lecture. Stay tuned. I hope these lectures are really making sense in your quick revision. Share with those who really need these lectures. Thank you.